मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग। मैं निवेदन करती हूँ कृपया आप उनका भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे साथ हिमाद्री सिंह जी, माननीय सांसद जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करती हूँ आपसे कृपया आप उनका भी पुष्प गुच्छ और चंदेरी स्टोल भेंट कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और उद्योग विभाग के 1 साल की उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया गया है, आइए उस पर नजर डालते हैं। और साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के निवेश की संभावनाओं पर प्रस्तुति के लिए श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी का। मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में तथा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विकासोन्मुखी अथक प्रयासों से औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के नवीन आयाम स्थापित कर प्रगति पथ पर अग्रसर है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों के भंडार, विस्तृत भूमि, प्रचुर जल, सरप्लस ऊर्जा, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, औद्योगिक पार्क्स तथा सभी क्षेत्रों में निवेश हेतु अनेक संभावनाएं हैं। पिछले 1 वर्ष में प्रदेश, देश और विदेश तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इंटरैक्टिव सत्र तथा अन्य माध्यमों द्वारा लगातार मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के विभिन्न अवसरों को प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश में विकासशील दृष्टिकोण, परस्पर सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, उचित दरों पर सुविधाएं तथा कुशल मानव संसाधन, व्यापार अनुकूल वातावरण और वो सब कुछ है जो एक उद्योग को सफलता के लिए चाहिए। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस, त्वरित स्वीकृतियां मध्य प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर्स की श्रेणी में लाती हैं। और इन सभी विशेषताओं के चलते वैश्विक और घरेलू निवेशकों ने बड़ी संख्या में निवेश हेतु सरकार पर विश्वास जताया है, जिससे मध्य प्रदेश एक आदर्श निवेश गंतव्य बना है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के अनंत अवसरों तथा संभावनाओं के साथ ही निवेश नीति एवं उद्योग नवाचारों से अवगत होने के लिए 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश आपका स्वागत करता है। वंदे मातरम। मैं विराट की नगरी शहडोल में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अतिथिगण का स्वागत करता हूं। यह क्षेत्र न सिर्फ अपने धार्मिक महत्व के लिए बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बांधवगढ़ पूरे देश भर में लोकप्रिय है अपनी टाइगर डेंसिटी की वजह से, तो अमरकंटक पूरे देश में अपने धार्मिक पर्यटन की वजह से लोकप्रिय है और जहाँ से दो नर्मदा जैसी महान नदी वहाँ से निकलती हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, उद्योगपति हमारे साथ आज कमल किशोर साडा जी, अनंत अग्रवाल जी, रवि कुमार प्रेक्की, हर्ष त्रिवेदी जी, कल्याण कुमार हाजरा जी, नरेंद्र गोयल जी, पुष्पिंदर सिंह जी, नवीन सिंह जी, उमाशंकर अग्रवाल जी, प्रकाश रस्तोगी जी, एन फ्रैंकलिन जया कुमार, श्रीकांत। इस कार्यक्रम में विभिन्न एसोसिएशन और डिफरेंट फील्ड से पधारे हुए हमारे सम्मानीय सदस्यगण, उद्योगपतिगण, मीडिया के बंधु एवं मेरे प्यारे साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात शुरू करते समय एक छोटी सी कहानी से अपनी बात मैं शुरू करना चाहूँगा। और ये कहानी मध्य प्रदेश की है। वॉल्वो आयशर नाम की एक कंपनी 1986 में मध्य प्रदेश में आती है, करीब 50 करोड़ के निवेश के साथ। और मध्य प्रदेश के निवेश में लगातार उन्हें जिस तरह की सुविधाएं, सहूलियतें और जिस तरह का वातावरण मिला,
1999 में इस कंपनी ने एक और अपनी निवेश का प्रस्ताव 100 करोड़ का 1999 में वॉल्वो के ट्रक्स बनाने का दिया। 2007-8 में ये कंपनी 300 करोड़ का नया निवेश करती है वॉल्वो बसेज में। 2012-13 में ये कंपनी 1800 करोड़ का निवेश करती है आयशर इंडियन कंपोनेंट्स में। 2016 में 1250 करोड़ का निवेश करती है। 2018 में 900 करोड़ का निवेश करती है आयशर ट्रक्स के लिए, और 2022 से 24 के बीच में करीब 2700 करोड़ का निवेश करती है। इस कंपनी ने अभी तक 40,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश में दे रखा है। ये कहानी मैंने केवल आपको ये बताई। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो यहाँ आता है वो यहीं का रह जाता है और यहीं का हो जाता है, और यहाँ जिस तरह की संभावनाएं हैं और जिस तरह की यहाँ हॉस्पिटैलिटी है, जिस तरह का लोगों के भाव हैं, अतिथि देवो भाव का भाव, और एक सामंजस्य के साथ सामर्थ्य को कैसे निखारें इसका जो भाव है, उसकी वजह से ये चीज़ें सफल हो पाई हैं। मैं मध्य प्रदेश की स्टोरी को और आगे बढ़ाता हूँ। मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला पहले नंबर पर, करीब 32% मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर है, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 8वां हिस्सा है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश हमारा है। दूसरे नंबर पे हैं हम हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पूरे भारतवर्ष में। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और डायमंड के प्रोडक्शन में। भारत में दूसरा सबसे स्वच्छ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानियों में से एक है, और इंदौर लगातार 6 बार स्वच्छ एक सिटी होने का अवार्ड जीत चुका है। हमारा कंज्यूमर मार्केट पूरे भारतवर्ष में 5वें नंबर पे है, हमारी पॉपुलेशन भी 5वें नंबर पे है। मध्य प्रदेश को लोग क्यों सराहते हैं और क्यों मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ एक मैंने नॉन एग्जॉस्टिव एक लिस्ट मैंने केवल रखी है कि जो भी आप सोचोगे, जो भी मांगोगे वो मिलेगा। उस तर्ज पे यहाँ पे हमने जो पॉलिसीज़ मध्य प्रदेश ने बनाई हैं, इंडस्ट्रियल प्रमोशन की पॉलिसी हो, एमएसएमई के ऊपर पॉलिसी हो, आईटीआईटीएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी हो, हेल्थ सेक्टर की पॉलिसी हो, रिन्यूएबल एनर्जी पीएच पंप हाइड्रो की पॉलिसी हो, एथेनॉल और बायोफ्यूल की पॉलिसी हो, फिल्म टूरिज्म की पॉलिसी, रियल इस्टेट की, और आगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एवीजीसी, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की अपनी पॉलिसी है। मैं बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि नेट पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के इंसेंटिव्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के ऊपर एग्जेम्पशन देते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर नए इंसेंटिव्स देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट के लिए देते हैं, स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी में छूट देते हैं, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन में असिस्टेंस देते हैं, और ज़मीन में भी छूट के हम काम करते हैं। मध्य प्रदेश को जो मैंने बताया, जो कहानी मैंने शुरू में सुनाई थी कि मध्य प्रदेश को क्यों हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एक्सेलेंट बिजनेस सिनेरियो है मध्य प्रदेश में, तो उसके पीछे रीजन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश जब से रैंकिंग शुरू हुई, और 2019 में रैंकिंग वो वर्ल्ड बैंक की ख़त्म भी हुई, और उसके बाद से बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप के नाम से भारत सरकार लगातार रैंकिंग करती रहती है। उसमें मध्य प्रदेश हमेशा टॉप के राज्यों में रहा है। मध्य प्रदेश में हम कुछ एक इंडस्ट्री को ऐसी सुविधाएं देते हैं कि वो 3 साल पूरी तरह से एग्जेम्प्ट रहते हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री चालू करें। उनको जो कुछ भी इंस्पेक्शन या अप्रूवल्स वगैरह हैं वो सब डीम्ड रहेंगे और उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हमने बिजनेस और सिटीजन्स के करीब 2400 से ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस किया। पहला स्टेट है पूरे भारतवर्ष में जिसने लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रखा है, और साइबर तहसील का कंसेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की एक अद्भुत देन है, जिसमें कि सारा कुछ हम नेटवर्क के थ्रू, IT के सिस्टम के थ्रू साइबर तहसील में करीब 19 लाख केसेज का निराकरण कर चुके हैं, जो रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आ रहा है, और बहुत ही शानदार तरीके से जिस काम की सराहना पूरे भारत भर में हुई है। हमारा इन्वेस्ट का जो पोर्टल है, वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें, लैंड की डिटेल्स और बाकी क्लियरेंसेज वगैरह वहाँ मिल जाती हैं। हमारा कई सारे बिजनेस में करीब ऐसी चीज़ें हम लोगों ने कर रखी हैं कि कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, इन सब सर्विसेज में आप अपना बिजनेस 30 दिन के अंदर कैसे शुरू कर पाएँ, इसकी हमने कोशिशें की हैं। हमने डीम्ड अप्रूवल के सिस्टम रखे हैं जो 11,09,000 के करीब अभी तक डीम्ड अप्रूवल हो चुके हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योग को लेके कितने दृढ़ संकल्पित हैं। इसका निष्कर्ष देखें कि भारत सरकार ने
जन विश्वास बिल पारित किया था आज से 2 वर्ष पूर्व, 1.5 से 2 वर्ष पूर्व, और मध्य प्रदेश उसके बाद से मध्य प्रदेश का जन विश्वास बिल ले आने वाला पूरे देश में पहला स्टेट बना। और अभी जो विधानसभा कंक्लूड हुई है उस विधानसभा में करीब 8 डिफरेंट एक्ट्स के 64 प्रोविजंस जो 5 डिपार्टमेंट्स के थे उनको हमने गैर अपराधीकरण वाली सूची में डाला है, क्योंकि हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश शासन का भरोसा आम जनता के ऊपर है, हमारे बिजनेसमैन के ऊपर है, और हम आम जनता का भी विश्वास उसी तरह से अर्जित करना चाहते हैं, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है पूरे देश भर में। मैं इस क्षेत्र की अगर बात करूं तो उमरिया, शहडोल और अनूपपुर 3 जिले हैं यहाँ पे, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं। अनूपपुर में कोदो कुटकी में, उमरिया में महुआ में, और शहडोल में हल्दी में। और इसके जो डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, उसमें मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ बिजनेसमैन उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हमारे जो इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं अगर कोई देखे अगर तो थर्मल पावर प्लांट्स बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं। मिनरल बेस्ड यहाँ पे क्ले, फायर एश, ब्रिक्स, स्टोन क्रशर्स, कोल वॉशेज, इनकी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे कंप्रेस बायोगैस, बायो सीएनजी, कोल बेड मिथेन और इथेनॉल, इसकी काफ़ी संभावनाएं यहाँ पे है। और यहाँ जो फॉरेस्ट कवर है उसकी वजह से आयुर्वेदिक, बैम्बू प्रोसेसिंग और फर्नीचर रिलेटेड इस तरह की इंडस्ट्रीज की संभावनाएं बहुत हैं। फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खेती जो ट्रेडिशनली जैविक खेती की ही तरह से होती है, तो फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी यहाँ पे स्कोप है। कोल्ड स्टोरेज वगैरह लगाने की यहाँ पे संभावनाएं हैं। फर्नीचर का नाम मैं ले चुका। और फूड प्रोसेसिंग में फ्लोर मिल, राइस मिल, ऑयल मिल, दाल मिल, इसकी संभावना है। और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की संभावनाएं हैं। जो प्रोमिनेंट कंपनीज हमारे इस क्षेत्र में हैं, रिलायंस जो कोल बेड मिथेन के प्रोजेक्ट में है, ओरिएंटल पेपर मिल है, अल्ट्राटेक है, SM परिमल है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है भारत सरकार की कोयले में, अनूपपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे। मैं एक जो अपनी आखिरी की 1-2 स्लाइड्स हैं उसमें दिखाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर भार साधक मंत्री हैं, उनके प्रयासों से हम लोग वर्ष भर में क्या कर पाए हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। 4 हमने इंडस्ट्री इंटरेक्टिव सेशंस किए मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और कोलकाता में। 6 हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम, आज ये 7वां है। 2 हमने इंटरनेशनल इंटरेक्टिव सेशन यूके और जर्मनी में किए। और इनका प्रभाव क्या हुआ, करीब 198 प्रपोजल हमारे पास आए, जो 3 करोड़ 74 लाख के प्रपोजल हमारे पास इंटेंशन टू इन्वेस्ट के आए कि जो निवेश की संभावनाएं जहाँ पे हैं। 970 हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लैंड का एलोकेशन किया, 970 से ज़्यादा, और करीब 3000 एकड़ के आसपास लैंड हम लोगों ने अलॉट की। और इसी के साथ हमने वर्चुअल इनॉग्रेशन और भूमि पूजन इसके भी कार्यक्रम 259 किए, जिसमें करीब 18,196 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और 32,000 से ऊपर 33,000 के करीब जॉब का क्रिएशन की उसमें चांसेस हैं। मैं आखिरी में एक कहानी और बताना चाहूँगा जो प्योरली माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश, माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और उसकी वजह से हुई। बावई मोहासा में हमने एक रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर का पार्क बनाने का भारत सरकार के सहयोग से काम करने का निर्णय लिया। शुरुआत में 221 एकड़ ज़मीन हमारे पास थी, जिसमें से 130 एकड़ के आसपास ज़मीन हम अलॉट कर सकते थे, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से और जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और डिफरेंट इंटरेक्टिव सेशंस हमारे हुए, उन प्रयासों की वजह से इस ज़मीन को हमें 4 गुना इसका एरिया बढ़ाना पड़ा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा रहती है, वो हम लोगों को प्रेरणा देते हैं और जब काम करने के लिए हमें प्रवृत्त करते हैं, उसकी वजह से हम इस 4 गुना इसका एरिया हम बढ़ा पाए और उसमें से सारी की सारी लैंड का अलॉटमेंट डिफरेंट जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको हम कर पाए, और ये पूरे भारतवर्ष का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में ये तब्दील हो गया है। मैं आखिरी में केवल यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि आज शहडोल जैसी जगह पे, एक छोटी सी जगह पे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों को समान रूप से, संतुलित रूप से विकसित होना चाहिए और क्षेत्रीय विषमता और ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। निश्चित रूप से आज उनके मार्गदर्शन में जो प्रयास हुए हैं उसको हमें आप लोगों के माध्यम से काफ़ी बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। मैं आखिरी में दिनकर की 2 लाइनों से अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब एमएसएमई के अवसरों पर प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती प्रियंका दास जी, सचिव एमएसएमई विभाग। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्रीमती प्रियंका दास जी का। थैंक यू। सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंचासीन समस्त महानुभाव, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है अपॉर्चुनिटीज इन एमएसएमई और स्टार्टअप्स के ऊपर। अभी तक प्रमुख सचिव महोदय ने मैक्रो पिक्चर दिया है इंडस्ट्रीज के बारे में। मैं आप सबका ध्यान एमएसएमई की तरफ थोड़ा सा आकृष्ट करना चाहूँगी। एमएसएमई जो सेक्टर है मध्य प्रदेश अकेले में 15 लाख से ज़्यादा इकाइयाँ मध्य प्रदेश के भूमि पे सक्सेसफुली संचालित है। पूरे भारत में हम 7वें स्थान पे हैं। हम एमएसएमई बेस में वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स में आते हैं। 83 लाख लोगों को पॉपुलेशन देते हैं। 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमएसएमई सेक्टर में है। और अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो स्टेट जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एमएसएमई का सबसे कोर स्ट्रेंथ है। और जो वर्केबल पॉपुलेशन और एज है उसमें 19% का कंट्रीब्यूशन है। और एमएसएमई में भी 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेस है, सर्विसेज है, ट्रेडिंग है। उसका ब्रेकअप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्रोथ ऑफ एमएसएमई साल दर साल मध्य प्रदेश में कैसे एमएसएमईज विकसित हो रही हैं वो हम देख सकते हैं कि अभी अकेले 2023-24 में इतने सारे हमारे एमएसएमईज हैं। अकेले एक वर्ष में 23-24 में 22 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अगर हमें हमारे अर्थव्यवस्था को क्वांटम लीप या जंप लेना है तो इसमें अभी और भी कार्य करने की आवश्यकता है। और आज जो ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का हमारा टैगलाइन है कि अपार संभावनाओं की भूमि और अनटैप्ड पोटेंशियल है, उसको साकार करने के लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं और वैसा ही हम एक पॉलिसी एनवायरनमेंट देने का कोशिश कर रहे हैं। एमपी में स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो आज 21वीं सदी में युवा पीढ़ी परंपरागत तरीके से व्यवसाय नहीं करता है। उनमें इनोवेशन का स्पिरिट है, कल्चर है और वो स्टार्टअप्स के माध्यम से अपने व्यवसाय को खड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 5,000 स्टार्टअप्स है। हर्ष का विषय है कि उसमें से 47% महिलाओं द्वारा संचालित है। अकेले स्टार्टअप्स के माध्यम से 50,000 लोगों से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और निजी निवेशकों ने, जिनको हम एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, ऑल्टरनेट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को 10 करोड़ से अधिक का जो है फायदा और निवेश मिला हुआ है। कुछ हमारे मध्य प्रदेश के भूमि के ही स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने देश और दुनिया में अपना छाप छोड़ा है, चाहे वो शॉप किराना हो, ग्रामोफोन हो, स्वायत्त रोबोट्स हो। तो ये सारे स्टार्टअप्स को और प्रमोट करने के लिए हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा मिशन भी लॉन्च किया है ताकि जिला स्तर पे भी इनोवेशन स्पिरिट को और प्रमोट किया जा सके। वाई इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि ये बहुत ही रिसोर्स रिच स्टेट है। यहाँ पे खनिज संपदा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस सब कुछ है। लेकिन इसके अलावा पॉलिसी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हम लोग इंसेंटिव्स देते हैं क्योंकि खास करके लैंड में, किसी भी उद्योग के लिए लैंड एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। लैंड बैंक बनाने की योजना है और 90% कंसेशनल रेट्स पे हम लैंड उपलब्ध कराते हैं। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट में सहयोग है और एक बहुत इनोवेटिव पॉलिसी फीचर है कि प्राइवेट उद्योगपति अपने प्राइवेट एरिया में अगर डेवलप करता है तो रीइंबर्समेंट और इंसेंटिव स्टेट गवर्नमेंट से ले सकता है। इस मॉडल पे
8 से ज़्यादा क्लस्टर्स को हम लोगों ने डेवलप किया है। मध्य प्रदेश के एमएसएमई के परिदृश्य में कुछ हमारे फोकस सेक्टर्स हैं: एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, टॉयज, गारमेंटिंग और ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग। वाई इन्वेस्ट इन शेडोल? शेडोल की अगर हम बात करें तो शेडोल में जो ऑलरेडी हमारे स्थापित बड़े उद्योग हैं उससे बहुत अच्छा मल्टीप्लायर और स्पिन ऑफ इफेक्ट मिला हुआ है, जिससे एंसिलरी इंडस्ट्रीज चाहे एनर्जी सेक्टर में हो चाहे मिनरल कोल सेक्टर में हो वो विकसित हो पा रहे हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो विश्व प्रसिद्ध है उसके वजह से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एमएसएमई बेस्ड स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा स्कोप है। एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग खास करके मिलेट, सीरियल्स और फॉरेस्ट प्रोड्यूस में अपार संभावनाएं हैं। एमएसएमई सेक्टर में अभी रेडिली अवेलेबल अगर आप में से कोई निवेश करना चाहते हैं तो हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल है और इसकी अतिरिक्त जानकारी आपको विभाग के वेबसाइट के माध्यम से भी मिल जाएगी। शेडोल में 5 इंडस्ट्रियल एरिया ऑलरेडी है और इसमें इकाइयां संचालित हैं। शेडोल में स्टार्टअप्स भी हैं, शेडोल डिवीजन में 18 स्टार्टअप्स हैं, लेकिन इसमें और हम लोगों को उम्मीद है कि स्टार्टअप्स के प्रति और सकारात्मक कदम हम लोग बढ़ाएं। पॉलिसी एनेबलर्स जो हैं, क्यों एमएसएमई में निवेश करना चाहिए और क्या फ़ायदा मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से है। प्लांट और मशीनरी में 40% इन्वेस्टमेंट प्रमोशन दिया जाता है और रीइंबर्समेंट फॉर पेटेंट एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे थ्रस्ट सेक्टर्स हैं उसमें स्पेशल इंसेंटिव्स हैं, क्योंकि एग्रो और फूड प्रोसेसिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो एडिशनल 20% प्लांट एंड मशीनरी में सब्सिडी का प्रावधान है। पावर या एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का इनपुट है, उसमें लगभग हमारे सारे थ्रस्ट सेक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एग्जेम्पशन और ड्यूटी एग्जेम्पशन अवेलेबल है। डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमारे एमएसएमई इकाइयों को एक्सपोर्ट करना है या कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाना है, तो उसमें जो डिज़ाइन सपोर्ट है उसके लिए भी हमारे पॉलिसी में सहायता का प्रावधान है। जो हमारा एमएसएमई को विभाग का ये प्रयास है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएं, एमएसएमई सिर्फ लोकल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट तक सीमित ना रहे, बाहर भी जाए और उसके लिए बहुत आसान है। बहुत सारे एग्जेम्पशंस भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अवेलेबल है। इसकी सारी अतिरिक्त जानकारियां आप लोगों को इंडिया ट्रेड पोर्टल के माध्यम से भी मिल सकती है। और वे फॉरवर्ड फॉर एमएसएमईज में ये है कि हम लोग अपने पॉलिसीज में और सुधार लाके इन्वेस्टर फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टार्टअप्स को इनिशियल स्टेज में फंडिंग की कठिनाई होती है, उसको हम सुधार रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स को और सुदृढ़ और मल्टी डाइवर्स बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ई कॉमर्स और डिजिटलाइजेशन का युग है तो उसमें भी हम एमएसएमईज को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुल मिला के 21वीं सदी में जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हमारे एमएसएमईज बनाए, उसकी तरफ इंडस्ट्री 4.0 की तरफ, लीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नए फीचर्स हमारे पॉलिसीज में ला रहे हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों पर प्रस्तुति के लिए मैं करतल ध्वनि के साथ स्वागत करना चाहूंगी श्री मनु श्रीवास्तव जी का। मैं आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी श्री मनु श्रीवास्तव जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी आमंत्रितगण, मैं आपसे नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो नई संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में वो आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेज़ी से हमारे यहाँ नवकरणीय ऊर्जा में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ सालों पहले हम जहाँ सिर्फ 500 मेगावाट पे थे 2012 में, पिछले 12 सालों में उससे करीबन 6,500 मेगावाट हम हैं। पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आगे
हमारे लिए क्या रास्ता हम लोगों ने तय किया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं नवकरणीय ऊर्जा पे, और आगे आने वाले सालों में जो हमारी यात्रा है वो आपके सामने दिख रही है। आप देखेंगे कि आगे आने वाले सालों में जो ऊर्जा होगी वो प्राइमरीली, वो मुख्यतः नवकरणीय ऊर्जा ही होगी। जैसे आज की तारीख में ज़्यादातर ऊर्जा हमारी कोयले पे आधारित होती है और कुछ ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा पर आधारित है, वह धीरे धीरे बदल रही है स्थिति। और अब आगे आने वाली जो भी नई ऊर्जा है वो सब इस नवकरणीय ऊर्जा पर ही आधारित होगी। और जो अगले आने वाले सालों में हमारे सामने लक्ष्य हैं वो ये हैं जो आपके लिए निवेश के अवसर हैं। आने वाले सालों में हमें सोलर को करीबन 24,000 मेगावाट बढ़ाना है, हमें विंड को बढ़ाना है, ये इतनी तेज गति से बढ़ाना है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। हम कुछ प्लांट पहले भी लगा चुके हैं। आपके करीब रीवा का 750 मेगावाट का प्लांट चल रहा है, जिससे हमारे गर्व की बात है कि राज्य के अलावा हम दिल्ली मेट्रो को भी बिजली दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आगर और नीमच का जो प्लांट है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया। उससे हम लोग राज्य के अलावा भारतीय रेल को बिजली दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ओंकारेश्वर का प्लांट माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा हम और शाजापुर में प्लांट हमारा तैयार होने वाला है। एक बहुत ही दिलचस्प, हमारे पिछले महीने ही हम लोगों ने एक 170 मेगावाट के एक नीमच प्रोजेक्ट की हम लोगों ने बिडिंग की। उसमें हमें न्यूनतम टैरिफ देश में प्राप्त हुआ है। इससे पहले इस साल का देश का न्यूनतम टैरिफ करीब करीब 2.5 रुपये था, हमें उसके विरुद्ध मात्र 2 रुपये 15 पैसे का टैरिफ प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से सोलर एनर्जी सस्ती हो रही है। आज की तारीख में अगर आप एक नया कोयले पे आधारित प्लांट लगाएंगे तो उससे बिजली आपको करीबन 5.5 से 6 रुपए के दरमियान मिलेगी, जबकि सोलर आपको करीबन 2-2.25 रुपए की मिल रही है, 2 रुपये 15 पैसे की मिली है। ये फर्क है। तो जो हम लोग कह रहे हैं कि आजकल रिन्यूएबल पे बल दिया जा रहा है, ये मात्र हमारी क्लाइमेट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नहीं है, पर ये कोयले की बिजली से बहुत ज़्यादा सस्ती बिजली है। हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मुरैना में सेटअप कर रहे हैं, जिसमें सोलर के अलावा स्टोरेज की फैसिलिटी है। ये एक निवेश का बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है। इसमें हम लोग दिन के टाइम जो सोलर बिजली होगी वो लेंगे, उससे ही बैटरी चार्ज करेंगे और उस बैटरी से हम लोग शाम को बिजली लेंगे। इसके अलावा रात के दरमियान हम बैटरी को दूसरी बार चार्ज करेंगे। ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा है। दूसरी बार चार्ज करेंगे और उससे हम सुबह बिजली लेंगे। तो इस प्रकार लगभग पूरे दिन हमें बिजली मिल सकेगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हम यूपी के साथ कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरदृष्टि का नतीजा है। मध्य प्रदेश की डिमांड ऐसी है कि वो अक्टूबर से मार्च के दरमियान ज़्यादा रहती है और यूपी की डिमांड सीधे उसकी उल्टी है, जो अक्टूबर से मार्च में कम रहती है। तो यूपी और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में ये तय किया है कि हम लोग एक साथ प्रोजेक्ट लगाएंगे और उसकी डिमांड लगभग एक जैसी हो जाती है। प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लगेगा और उससे 6 महीने यूपी बिजली लेगा और 6 महीने मध्य प्रदेश बिजली लेगा। तो इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, जो आप सभी के लिए निवेश के बहुत अच्छे अवसर हैं। हम लोग तमाम जिलों में जहां हमें ज़मीन मिल रही है, आगर, धार, अशोकनगर, भिंड, शिवपुरी, सागर, सतना, और भी अगर कहीं ज़मीन हमें मिलती है वहां पे हम लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। हम लोग विंड के प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स बड़े प्रोजेक्ट थे जिनमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था। अब मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा जिनमें इन्वेस्टमेंट अपेक्षाकृत कम होता है। कुसुम ए 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इसमें करीबन 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स और स्थानीय इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। इसमें इसी तरह का एक प्रोजेक्ट कुसुम सी का है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स में राज्य आपसे बिजली खरीदेगा। प्रोजेक्ट्स छोटे होते हैं। कुसुम ए का प्रोजेक्ट 2 मेगावाट का होता है, करीबन 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। कुसुम सी का प्रोजेक्ट आमतौर पे 5 मेगावाट का होता है, उसमें करीबन 18-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। कुसुम ए के 2 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए 4 हेक्टेयर की जमीन की आवश्यकता है। कुसुम सी के 5 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए 10 हेक्टेयर की जमीन की आवश्यकता है। तो जो कोई भी बड़े किसान हो, कोई भी व्यापारी, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी कर सकते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स की बहुत बड़े स्केल पर हम राज्य में लागू कर रहे हैं।
इसके अलावा सोलर पंप हम बहुत बड़ी संख्या में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस स्वप्न है कि पूरे राज्य में हम सोलर पंप स्थापित करें और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक सब्सिडी पे काफी खर्च राज्य सरकार का होता है उससे भी बचत हो। अभी तक हमें मात्र 21,000 पंप लगे हैं राज्य में, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वप्न है कि अगले आने वाले कुछ समय में करीबन 30 लाख पंप, सोलर पंप लोग स्थापित करें। एक माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक योजना चल रही है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें घरों के ऊपर रूफटॉप लगाने के लिए सब्सिडी मिल रही है। उसके पोर्टल पे भी लोग सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये निवेश का एक बहुत अच्छा अवसर है कि जो भी लोग इसमें सोलर पैनल लगाएंगे वो स्थानीय कंपनियां होंगी, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है स्थानीय कंपनियों को सोलर में काम करने का। एक हम इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो है कि एक डेवलपर मोड का प्रोजेक्ट है सोलर रूफटॉप में, जिसमें पूरा निवेश कोई डेवलपर करेगा, वो सोलर पैनल लगाएगा। जैसे ये अपना यूआईटी है आरजीपीवी का, जहां पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर वहां की पूरी छत पे कोई प्राइवेट पार्टी आके पैनल लगाए और यूआईटी को बिजली बेचे, तो ये एक बहुत सुंदर अवसर निवेश का उस डेवलपर के लिए है और यूआईटी को भी फायदा होगा क्योंकि उनको कम रेट पे बिजली मिल पाएगी। इसमें यूआईटी को कोई निवेश नहीं करना पड़ेगा। तो इसका जो एक सिद्धांत है वो है जीरो इन्वेस्टमेंट, शून्य बचत, सेविंग्स फ्रॉम डे वन, पहले दिन से बचत, मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो की ओर। ये हम लोग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में कर चुके हैं, जिसमें हमें पूर्व में देश में न्यूनतम रेट मिला था। ऐसा प्रोजेक्ट हम पूरे राज्य में कर रहे हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में कल कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि सारे जितने भी शासकीय भवन है पूरे राज्य में, उनको इस प्रकार से उन पर सोलर पैनल लगाए जाने हैं, जिसमें सरकार का कोई निवेश नहीं होगा। पूरा निवेश जो है वो प्राइवेट पार्टी करेंगी और उससे सरकार की जो संस्थाएं हैं वे बिजली खरीदेंगी। तो इस प्रकार से, जैसे मैंने कहा, शून्य निवेश रहेगा सरकार के लिए, बचत होगी पहले दिन से और हम नेट जीरो की तरफ मूव करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग जो कॉलोनीज हैं उनमें भी इसी सिद्धांत पे सोलर पैनल लगवा रहे हैं। प्राइवेट डेवलपर आके वहां सोलर पैनल लगाएं और वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो उनसे बिजली खरीदें। इस प्रकार से सूरज की तमाम संभावनाएं हैं, सोलर एनर्जी की तमाम संभावनाएं हैं राज्य में, रिन्यूएबल एनर्जी की। मैं बस आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो खूबसूरत यात्रा है सूरज की हमारे राज्य में, हमारे देश में, उसका आप हिस्सा बने और राज्य में नवकरणीय ऊर्जा में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और खनन एवं खनिज क्षेत्र में अवसरों पर प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री उमाकांत राव, प्रमुख सचिव खनिज संसाधन विभाग। कृपया हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे श्री उमाकांत उमराव जी का। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी सम्मानीय आदरणीय निवेशकगण, प्रतिभागीगण व मीडिया के मित्र। कहते हैं मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है और माइनिंग में तो अपार संभावनाएं हैं, और उसमें भी यदि हम शहडोल संभाग की बात करें तो मैं यदि शहडोल संभाग को माइनिंग संभाग बोलूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये जो मिनरल पाए जाते हैं इसकी एक लंबी फेहरिस्त है, चाहे वो एनर्जी में कोल हो, कोल बेड मीथेन हो, ऑयल हो, चाहे वो स्ट्रेटजिक और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, चाहे वो बेस मेटल्स के मिनरल्स हैं। एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। शायद मध्य प्रदेश ही कुछ उन स्टेट्स में होगा जहां इतनी विविधतापूर्ण के मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कॉपर में हम पूरे देश में नंबर 1 है, मैग्नीज में नंबर 1 है, डायमंड में नंबर 1 है, रॉक फॉस्फेट में नंबर 2 है, लाइमस्टोन में 3 है, कोल बेड मीथेन हमारे यहाँ 36% पाई जाती है जो यहीं शहडोल संभाग में पाई जाती है। इसके अलावा माइनर मिनरल्स में डोलोमाइट है, मार्बल है, फेयर क्ले है, पैरोफिलाइट है, डायस्पोर है। ये वो संभावनाएं हैं जो आपके और हमारे बीच में हैं, जहां हम सभी आप निवेश कर सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र विशेष में हो, मिनरल्स पूरे मध्य प्रदेश में है। यदि हम ईस्ट में जाते हैं तो मंडला, छतरपुर, मंडला, शहडोल, यहाँ पे कोल है, कोल बेड मीथेन है, डोलोमाइट है। यदि हम सतना सिंगरौली जाते हैं तो वहाँ लाइम स्टोन है, गोल्ड है, डायमंड है। और यदि हम झाबुआ जाते हैं तो वहाँ पे रॉक फॉस्फेट है और ग्रेफाइट है। इसी तरह के पूरे देश, पूरे प्रदेश में कोई न कोई मिनरल्स पाया जाता है। इन सब का दोहन ठीक से हो सके, कमर्शियली हम लोग यूटिलाइज कर सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हमारे यहाँ लगभग 5 लाख किलोमीटर की रोड नेटवर्क है। मेरी आज सुबह ही किसी इन्वेस्टर से बात हो रही थी और उन्होंने पहली बात कही कि साहब रोड नेटवर्क होना चाहिए। मैं आपको बता दूं पूरे प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, लगभग 5000 किलोमीटर की रोड रेल लेंथ है और 6 एयरपोर्ट हैं जो फंक्शनल एयरपोर्ट हैं। लगभग 1 लाख टेक्निकल और मैनेजरियल बच्चे हमारे ट्रेनिंग लेके निकलते हैं। 10 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं प्रदेश में जो पूरे देश में टॉप 100 में हैं। पॉलिसी सपोर्ट्स के बारे में जैसे इंडस्ट्री पीएस ने बहुत डिटेल में बताया और बहुत अच्छा बताया उन्होंने। इसके अलावा सरप्लस एनर्जी में सरप्लस स्टेट है, अबंडेंस मात्रा में वाटर अवेलेबल है और मिनरल्स जो है वो आप जानते ही हैं। कुछ नए सेक्टर्स प्रदेश में निकल के आ रहे हैं जिनमें कोल बेस मीथेन गैस है, इसके अलावा कोल है, पेट्रोलियम है। अभी